आज अपन 12th क्लास की ज्योग्राफी का लेसन नंबर 16 जैविक एवं अजैविक संसाधन के बारे में अपन पिछले दिनों से अध्ययन कर रहे थे। आज के वीडियो में अपन पढ़ेंगे मत्स्य व्यवसाय के विकास के उपाय। इससे पहले हमने मत्स्य संसाधन के बारे में पढ़ा, इसके हमने महत्व पढ़े थे। इसके अलावा इसकी अनुकूलतम दशाएं वो पढ़ी। आज अपन पढ़ेंगे मत्स्य व्यवसाय के विकास के उपाय। इस क्वेश्चन का मतलब ये है कि जो मत्स्य व्यवसाय है इसको आगे बढ़ाने के लिए, इस व्यवसाय को अधिक ऊंचाई पर ले जाने के लिए क्या क्या विकास करने चाहिए उसके बारे में अपन आज पढ़ेंगे। तो पहली बात आती है कि जो मत्स्य व्यवसाय है हमारे देश के अंदर, मत्स्य जो मछलियों को पकड़ने के लिए, मछली पकड़ने के लिए तथा मछलियों के जो पोताश्रय होते हैं, पोताश्रय बनाने के लिए आज भारत में प्रयास किए जा रहे हैं। यानी अपन की दो बात आई इसमें, एक तो मछलियों को पकड़ने के लिए और पोताश्रय बनाने के लिए भारत में बहुत ज्यादा मात्रा में प्रयास किए जा रहे हैं। पोताश्रय होता क्या है? पोताश्रय होता है कि जो बंदरगाहें होते हैं उनके जो प्रवेश द्वार होता है उसको पोताश्रय कहते हैं, और जो स्थल से और समुद्र से यानी जल से घिरा हुआ होता है या स्पर्श होता है। अब पहली बात तो मछलियों के लिए पकड़ने के लिए एक विशेष प्रकार का पोताश्रय और साथ में ही इसके उत्पादन बढ़ाने के लिए विशेष प्रकार के मत्स्य जो क्षेत्र हैं उनका पता लगाया जा रहा है। पहली बात तो भारत के अंदर। दूसरी बात आती है मछलियों को पकड़ने के लिए आज वर्तमान समय में हमारे देश के अंदर मछलियों को पकड़ने के लिए हमारे देश में बड़ी बड़ी जो नौकाएं होती हैं, नौकाओं को काम में लिया जा रहा है। यानी नौकाओं का मतलब होता है नाव। बड़ी बड़ी नावों को समुद्र के अंदर या आंतरिक जो जल हैं, साधन हैं, संसाधन हैं, उनमें बड़ी बड़ी जो नौकाएं होती हैं, नाव होती हैं, उनको आज हमारे भारत के अंदर क्या है, उपयोग में लिया जा रहा है। तीसरी बात, हमारे भारत के अंदर दक्षिण भारत में, खासकर उत्तर भारत में तो पानी के इतने स्रोत नहीं है, क्योंकि दक्षिण भारत तीन तरफ से पानी से घिरा हुआ है। दक्षिण में हिंद महासागर है, पूर्व में बंगाल की खाड़ी है और पश्चिम में अरब सागर है। तो दक्षिण भारत में प्रमुख रूप से जो रेलगाड़ी हैं, रेल गाड़ियों में रेल मार्ग जो उन पर दूरगामी यानी दूर तक जो चलने वाली जो मालगाड़ी हैं उनमें शीत भंडार, कैसे दक्षिण भारत में जो मालगाड़ियां हैं, मालगाड़ियों में शीत
रेल डिब्बे लगाए जा रहे हैं। यानी शीत डिब्बे का मतलब होता है जो ड्रिप फ्रीज होते हैं, डिब्बों के अंदर जो स्लीपर्स होते हैं, डिब्बे होते हैं, उनमें क्या है, शीत डिब्बे लगाए जा रहे हैं ताकि अधिक दूर तक जो मछलियां हैं उनको क्या है ले जाया जा सकता है, वो खराब नहीं हो सकती हैं। दक्षिण भारत, खासकर जो दक्षिण भारत में है, मालगाड़ियां हैं द्रुतगामी जो दूर तक यात्रा करती हैं, जाती हैं, उनके लिए। चौथी बात ये आती है, हमारे भारत में जो मछुआरे होते हैं, हमारे भारत के अंदर जो मछुआरे होते हैं, मछलियों को पकड़ने वाले व्यक्ति होते हैं, उनके लिए आधुनिक तरीकों का क्या है, हमारे भारत में प्रशिक्षण दिया जा रहा है, प्रशिक्षण दिया जा रहा है मछुआरों को। ठीक है, इसके लिए हमारे भारत के अंदर एक कोजन तूतीकुंडी तमिलनाडु के अंदर है ये, यहां पर एक सतवाड़ी जगह है महाराष्ट्र के अंदर, यहां, और एक है विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश के अंदर, आंध्र प्रदेश, और एक वेरावल गुजरात के अंदर है। यहां हमारे भारत के अंदर मछलियां को पकड़ने के लिए जो मछुआरे होते हैं उनके लिए प्रशिक्षण केंद्र क्या है, खोले गए हैं। यहाँ पर किस प्रकार से मछलियों को पकड़ा जाता है और जल्दी से जल्दी पकड़ा जा सकता है, उन मछुआरों के लिए क्या है, प्रशिक्षण केंद्र खोले गए हैं। वहां पर मछुआरे होते हैं, अच्छी तरीके से क्या है, प्रशिक्षण लेकर के मछलियों को आसानी से क्या है, पकड़ सकते हैं। नेक्स्ट जो पांचवी बिंदु आती है हमारे भारत के अंदर, भारत सरकार ने क्या है, मछलियों के जो नए उत्पाद हैं की खोज करने के लिए भारत सरकार ने जो नए मत्स्य क्षेत्र है उनकी खोज करने के लिए या उत्पादन की खोज के लिए भारत सरकार ने बंबई के अंदर, बंबई, बैरकपुर पश्चिम बंगाल के अंदर है ये, और मंडपम तमिलनाडु के अंदर अनुसंधान शालाएं क्या की गई हैं, स्थापित की गई हैं। ठीक है, और एक लास्ट बात ये भी आ गई कि जो मत्स्य विकास के व्यवसाय के विकास के लिए भारत सरकार ने कि दूसरे जो ट्रोलर होते हैं, ट्रोलरों की सहायता से क्या है, जो गहरे समुद्र होते हैं, अधिक गहराई के जो समुद्र होते हैं, उनमें क्या है, पता लगा करके नए मत्स्य क्षेत्र क्या किए गए हैं, विकसित किए जा रहे हैं। ट्रोलों के माध्यम से जो गहरे समुद्र है वहां पर क्या है, मत्स्य क्षेत्र क्या किए जा रहे हैं, विकसित किए जा रहे हैं। तो ये भारत के अंदर कुछ व्यवसाय को, विकास को आगे बढ़ाने के लिए कुछ उपाय हैं, पोताश्रय विकसित किए जा रहे हैं, भारत सरकार के द्वारा प्रयास किए जा रहे हैं, बड़ी बड़ी नौकाओं को काम में लिया जा रहा है। मालगाड़ियों में दक्षिण भारत में शीत युक्त जो डिब्बे होते हैं उनको लगाया जा रहा है, द्रुतगामी जो गाड़ियां होती है, मालगाड़ियां होती है, अनुसंधान शालाएं खोली जा रही हैं, प्रशिक्षण केंद्र खोले जा रहे हैं, साथ में जो ट्रोलर होते हैं,
ट्रोलर होते हैं उनकी सहायता से जो गहरे समुद्र होते हैं उनमें पता लगाकर नए जो मत्स्य क्षेत्र है उनको क्या किया जा रहा है, विकसित किया जा रहा है। अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है, भारत के प्रमुख बंदरगाह। भारत के प्रमुख बंदरगाहों को प्रमुख रूप से जो बड़े बड़े हैं उनको दो भागों में बांटा जाता है। देखिए, भारत के प्रमुख बंदरगाह या पत्तन बोल दो इसको। बंदरगाह होता क्या है या पत्तन क्या होता है? जल का वह अवस्थित भाग जहां पर जहाज आकर रुकते हैं, सामान को उतारते हैं और चढ़ाते हैं, ऐसे स्थानों को बंदरगाह या पत्तन के नाम से क्या है, जाना जाता है। जल का वह अवस्थित भाग जहां पर जहाज आकर रुकते हैं, सामान को उतारते हैं और चढ़ाते हैं, ऐसे स्थानों को बंदरगाह या पत्तन के नाम से क्या है, जाना जाता है। अब भारत के प्रमुख जो बंदरगाह है उनको दो भागों में बांट देते हैं। एक तो पूर्वी घाट के बंदरगाह और दूसरे हैं दक्षिणी पश्चिमी घाट के बंदरगाह। देखिएगा, पूर्वी घाट इधर बंगाल की खाड़ी और इधर अरब सागर। जो अरब सागर के बंदरगाह हैं इसमें नंबर 1 आता है इधर कांडला बंदरगाह। कांडला बंदरगाह गुजरात के अंदर है, ठीक है। कच्छ के जो मुहाना है, यहाँ पर कच्छ की खाड़ी है जो उसके मुहाने पर है। यहाँ पर बंबई बंदरगाह है, इसका जो निकटवर्ती है वो है जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह है, महाराष्ट्र के अंदर ही है। गोवा के अंदर मार्मोगाओ, गोवा के अंदर है। कर्नाटक के अंदर न्यू मंगलोर बंदरगाह है। केरल के अंदर कोची बंदरगाह। ये तो इधर के हो गए। पूर्वी घाट पर कोलकाता बंदरगाह, कोलकाता बंदरगाह। इसके निकटवर्ती हल्दिया है एक, ठीक है। इसके बाद उड़ीसा के अंदर एक पारादीप है। आंध्र प्रदेश के अंदर विशाखापट्टनम बंदरगाह है। तमिलनाडु के अंदर चेन्नई, और इसके पास में एक ऊपर है एन्नोर, और नीचे दक्षिण में बिल्कुल तमिलनाडु में ही तूतीकोरेन बंदरगाह है। तो ये भारत के प्रमुख क्या हैं, बंदरगाह हैं, जहां पर पूर्वी घाट पर और पश्चिमी घाट पर क्या है, आज भारत में नए आधुनिक तरीके से पोताश्रय और बंदरगाह का क्या किया जा रहा है, विकसित किया जा रहा है। अब हमारा जो ये मत्स्य व्यवसाय है उसका टॉपिक है वो क्या होता है, कंप्लीट होता है। आगे हम पढ़ेंगे जल संसाधन के बारे में पढ़ेंगे। जल संसाधन क्या है, जल संसाधन को कितने भागों में बांटा जाता है,
इसके बारे में अपन अध्ययन करेंगे। जल संसाधन, देखिएगा धरातल के ऊपर और धरातल के आंतरिक भागों में पाए जाने वाले जो समस्त जल भंडार है उसको जल संसाधन कहते हैं। धरातल के ऊपर और धरातल के आंतरिक भागों पर जो पाया जाता है जल, उसको जल संसाधन के नाम से क्या है अपन जाना जाता है। देखिएगा जल संसाधन वैसे तो दो प्रकार का होता है, दो प्रकार से बांटा जा सकता है इसको। एक तो है धरातलीय जल संसाधन और दूसरा होता है भूमिगत या भौम जल संसाधन, भूमिगत जल संसाधन। ठीक है, जो जल है, मानव जल का उपयोग है वो कृषि के लिए करता है, निर्माण कार्यों के लिए करता है, दैनिक कार्यों में इसका उपयोग करता है, उद्योगों के लिए इसमें काम में लेता है, पेयजल के लिए इसका क्या है उपयोग में लिया जाता है। अब देखिएगा जो भारत के अंदर जो जल संसाधन है, जल संसाधन की उपलब्धता, देखिएगा हमारे विश्व के अंदर अपन बात करें तो विश्व में इस पृथ्वी पर 71% भाग है, पृथ्वी पर 71% जो भाग है उस पर क्या है जल है। ठीक है, इस 71% भाग क्या है जल से ढका हुआ है और जो मुख्यतः क्या है अलवणीय जल और एक होता है लवणीय जल। लवणीय जल होता है, खारा जल होता है और अलवणीय होता है वो मीठा जल होता है। तो 71% में से मात्र जो 3% पानी है वो अलवणीय है, अलवणीय है अर्थात मीठा पानी है। बाकी जो जल है वो क्या है लवणीय है अर्थात खारा पानी है। अब भारत में देखिएगा, भारत में जो भारत है वो विश्व के मात्र 2.4% भूभाग पर फैला हुआ है। अब इस 3% जो मीठा पानी है, ठीक है, इस जो 3% मीठा पानी है उसमें से अपन बात करें जो लवणीय पानी है, मीठा पानी है, इसमें से भारत में 4% हिस्सा आता है। कितना प्रतिशत आता है हिस्सा? 4% आता है। और इस 4% पर भारत की विश्व की 17.5% जो जनसंख्या भारत में निवास करती है वो क्या है उपयोग करती है। ठीक है, हमारे भारत के अंदर विश्व में 2.4% भूभाग पर फैला हुआ है विश्व के, उस पर 4% जल है, संसाधन है, और जो 17.5% जो विश्व की जनसंख्या का भारत में हिस्सा आता है वो मानव संसाधन है, वो भारत में क्या है पाया जाता है। ये तो बात रही जल संसाधन की उपलब्धता। अब भारत में देखिए जल के जो स्रोत हैं, भारत में जल के स्रोतों को दो भागों में बांटा जा सकता है। देखिएगा नंबर 1, भारत में स्रोत, जो जल के स्रोत हैं वो दो भाग हैं, एक तो धरातलीय जल संसाधन और दूसरा है भूमिगत जल संसाधन। अब नंबर 1 पढ़ेंगे अपन धरातलीय जल संसाधन। जल संसाधन देखिएगा धरातलीय जो जल संसाधन है उसमें नंबर 1 आता है वर्षा। वर्षा देखिए वर्षा जल का मुख्य स्रोत माना जाता है। वर्षा होती है ये जल का क्या माना जाता है मुख्य स्रोत माना जाता है। हमारे भारत में जो भारत का
भारत का कुल क्षेत्रफल है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। जो भारत का क्षेत्रफल है, पूरी जो भूमि है भारत के अंदर 32,87,263 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल पर भारत फैला हुआ है। तो इस पर हमारे भारत में औसतन जो वार्षिक वर्षा होती है वो 108 सेंटीमीटर के करीब होती है। लगभग कितनी होती है? पूरे भारत की जो औसत वार्षिक वर्षा होती है वो 108 सेंटीमीटर के करीब होती है। और जो हमारे देश के अंदर जो वर्षण प्राप्त होता है, पानी आता है, वो एक तो वर्षा के द्वारा और एक हिम के द्वारा। हिम वर्षा यानी बर्फ पिघलती है तो उसका जो पानी आता है वो, ठीक है। तो हमारे भारत में वर्षा से और हिम वर्षा से और हिम वर्षा से लगभग हमारे देश में 4000 घन किलोमीटर जल है वो प्राप्त होता है, ठीक है। कितना प्राप्त होता है? 4000 घन किलोमीटर जल वर्षा से और हिम वर्षा से हमारे देश के अंदर क्या होता है? प्राप्त होता है। देखिए, इसमें से 4000 घन किलोमीटर में से लगभग 1341 जो घन किलोमीटर जल प्राप्त होता है, घन किलोमीटर जल जो प्राप्त होता है वो क्या है? वाष्पीकरण और मिट्टी में नमी के रूप में क्या है? चला जाता है। देखिएगा, एक आंकड़ा क्या कहता है, हमारे देश के अंदर 4000 घन किलोमीटर जल प्राप्त होता है वर्षा से और हिम वर्षा से। अब इसमें से 1341 जो घन किलोमीटर जल है वो वाष्पीकरण के द्वारा यानी भाप बनकर उड़ जाता है, और या मिट्टी के नमी के रूप में क्या है? जमीन में चला जाता है। नमी में नहीं तो भूमिगत जाता है, वो जमीन के अंदर नहीं जाता है, और नमी के रूप में रहता है, ठीक है। तो 1341 घन किलोमीटर जल चला गया, उससे कोई मतलब नहीं पड़ा। ये भाप बनकर उड़ गया, वाष्पोजन क्रिया हो गई, या नमी के रूप में क्या है वो चला गया। अब इसमें से 1869 घन किलोमीटर जल है। 1869 घन किलोमीटर जल है, वो जल धरातल पर, किस पर? धरातल पर नदियों में, झीलों में, नहरों में और बांधों में और अन्य जलाशयों में क्या है? धरातलीय जल के रूप में क्या होता है? प्राप्त होता है, ठीक है। नदियों में, झीलों में और नहरों में, बांधों में, अन्य जलाशयों में क्या है? वो हमारा धरातलीय जल प्राप्त होता है। और अब जो बचा 4000 में से 1869 धरातल पर आ गया और 1341 घन किलोमीटर जल है वो वाष्पोर्जन क्रिया के द्वारा चला गया मिट्टी में, नमी में। अब बचा वो 790 घन किलोमीटर जल बचा, वो भूमिगत में चला गया, भूमिगत में चला गया अर्थात भूमि के द्वारा वो क्या कर लिया गया? सोख लिया गया, जमीन के अंदर चला गया। ओके, तो धरातलीय जल संसाधन है वो हमें वर्षा से प्राप्त होता है। वर्षा हमारे देश के अंदर जो वर्षण है, पानी है, वो वर्षण और हिमवर्षा यानी वर्षा और हिमवर्षा के रूप में 4000 घन किलोमीटर जो जल है वो प्राप्त होता है। उसमें से 1341 घन किलोमीटर है वो वाष्पीकरण और या मिट्टी के नमी के रूप में चला गया। 1869 किलोमीटर जल है वो क्या है? नदियों, झीलों, नहरों, बांधों और अन्य जलाशयों में आ गया,
प्राप्त हो गया, और जो बचा 790 घन किलोमीटर जल है वो भूमिगत या भूमि ने क्या कर लिया, उसको सोख लिया। अब देखिएगा, जो धरातलीय जल संसाधन है, धरातलीय जो जल संसाधन है उसके द्वारा हमें कितना प्राप्त हुआ, 1869 घन किलोमीटर जल हमें प्राप्त हुआ। अब इस 1800 घन किलोमीटर जल में से भी देखिएगा, हमारे देश के अंदर जो नदियां हैं, झीलें हैं, तालाब हैं, बांध हैं, उनमें ये पानी आ गया, ठीक है। लेकिन इसमें से भी 1869 घन किलोमीटर जल है, उसमें से भी 690 घन किलोमीटर जल ही क्या है, नदी जल सिंचाई के लिए क्या है, काम में आता है। 690 घन किलोमीटर है, वो जल सिंचाई के काम में लिया जा सकता है, सिंचाई के काम में लिया जा सकता है या पेयजल के लिए उद्योग में काम में लिया जा सकता है। लेकिन हमारे देश में क्या है, संसाधनों का अभाव है। संसाधनों का अभाव होने के कारण इस 690 घन किलोमीटर जल में से मात्र 60% घन है जल है, 60% जल है, 60% जल काम में लिया जा सकता है, ठीक है। देखिएगा, 1869 घन किलोमीटर हमारे धरातलीय जल पर प्राप्त हुआ, नदियों, झीलों, तालाब, अन्य जलाशयों में आ गया वो। उसमें से 690 घन किलोमीटर जल ही अपन क्या है, आर्थिक दृष्टि से उसको सिंचाई के रूप में या उद्योग के रूप में या कृषि में क्या है, काम में ले सकते हैं। लेकिन उसका 60% जल है, वो ही क्या है, काम में आ सकता है। अब जो धरातलीय जल है उसका उपयोग कैसे होता है, देखिए, धरातलीय जल का उपयोग, देखिए उपयोग धरातलीय जल का। देखिए, एक डायग्राम बना लेते हैं अपन। डायग्राम में देखते हैं, ये लीजिए, धरातलीय जल का मान लीजिए हमें 1869 घन किलोमीटर जल प्राप्त हुआ, ठीक है। अब मान लीजिए अपन 100% पर निकालते हैं इसका, तो 89% जो जल है धरातलीय जल का, वो कृषि कार्यों में काम में आ जाता है, कृषि कार्यों में काम में आता है। अब इसका जो बचा 9% जो जल है, 9% है जल है, वो घरेलू कार्यों में काम में आ जाता है, कार्यों में। और बचा कितना, 2% जो जल है वो औद्योगिक कार्यों में काम में आता है, ठीक है। तो ये यहीं पर जो धरातलीय जल संसाधन है उसका टॉपिक यहीं पर क्या होता है, कंप्लीट होता है। नेक्स्ट वीडियो में अपन पढ़ेंगे भूमिगत जल संसाधन के बारे में अपन अध्ययन करेंगे।